Namaste everyone, welcome back to the channel dedicated to making your UPSC journey smarter, simpler and more strategic. Today we are diving into the environment and ecology questions from the UPSC prelims 2017, a section that has grown increasingly important in recent years. Okay, so let's start with question number 1. From the ecological point of view, which one of the following assumes importance in being good link between Eastern Ghat and Western Ghat? So this question is about ईस्टर्न घाट एंड वेस्टर्न घाट के लिंक की बात, मतलब ऐसा नेशनल पार्क ढूंढिए जो दोनों के इंटरसेक्शन पे, जैसे इंडिया है, अपना इंडिया का इंडियन सब कंटिनेंट है, राइट, तो दोनों के जोन पे ये यहाँ वेस्टर्न घाट है, यहाँ ईस्टर्न घाट है, तो यहाँ दोनों के जोन पे ऐसा कौन सा टाइगर रिजर्व है, ये क्वेश्चन है, राइट। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व इज एट द इंटरसेक्शन ऑफ बोथ ईस्टर्न घाट एंड वेस्टर्न घाट, राइट। तो ये सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व तमिलनाडु में आता है। दिस इज पार्ट ऑफ नीलगिरी नेशनल पार्क और बायोस्फीयर, नीलगिरी बायोस्फीयर का ये पार्ट होता है, और ये दिस इज एट द इंटरसेक्शन ऑफ ईस्टर्न घाट एंड वेस्टर्न घाट। अगर नल्ला मल्ला फॉरेस्ट की बात करेंगे तो ईस्टर्न घाट में आता है। दिस इज पार्ट ऑफ ईस्टर्न घाट एंड इट इज इन दी आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में कहाँ आता है? नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व। ये सबसे बड़ा जो अपने देश में टाइगर रिजर्व है उसका नाम है नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व। इस टाइगर रिजर्व में आपको नल्ला मल्ला फॉरेस्ट एग्जिस्ट करता है, तो ये आता है ईस्टर्न घाट में, आंध्र प्रदेश में। नगरहोल नेशनल पार्क की बात करेंगे तो नगरहोल नेशनल पार्क जो आता है मैसूर में आता है, मतलब ये कर्नाटका में आता है, कर्नाटका जो वेस्टर्न घाट में आता है, राइट। शेषाचलम बायोस्फीयर रिजर्व ये आता है आंध्र प्रदेश में, मतलब ईस्टर्न घाट में, राइट। तो दैट्स वाई नल्ला फॉरेस्ट, नगरहोल नेशनल पार्क एंड शेषाचलम बायोस्फीयर रिजर्व, दीज आर नॉट दी करेक्ट ऑप्शन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व, जो तमिलनाडु में आता है, ईस्टर्न घाट एंड वेस्टर्न घाट के इंटरसेक्शन में होता है, राइट। तो इसमें कुछ चीज़ें मैं बताना चाहूँगा आपको सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व के रिगार्डिंग, जैसे कि ये जो सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व है ये नीलगिरी बायोस्फीयर में आता है। फर्स्ट पॉइंट, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व नीलगिरी बायोस्फीयर में आता है। अपार्ट फ्रॉम दिस ये एक कॉरिडोर वर्क का काम करता है। क्या? वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर, मतलब वेस्टर्न घाट से एनिमल या स्पेसीज ईस्टर्न घाट में ट्रैवल कर सकते हैं और ईस्टर्न घाट के वेस्टर्न घाट में आ सकते हैं थ्रू दिस वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर जो सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व है, राइट। वेस्टर्न घाट की ईस्टर्न घाट में, ईस्टर्न घाट के वेस्टर्न घाट में मोबिलाइज कर सकते हैं बिकॉज ऑफ दिस सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व एक रास्ता, एक कॉरिडोर प्रोवाइड करता है। ये जनरली कौन से नेशनल पार्क को कनेक्ट करता है? जैसे कि बंदीपुर नेशनल पार्क आपने सुना होगा, या आपने मुदुमलाई नेशनल पार्क सुना होगा, राइट। ये सब जो है इस कॉरिडोर से कनेक्टेड है, ठीक है। तो दैट्स इट फॉर क्वेश्चन नंबर 1। अभी हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन रिस्पेक्ट टू ट्रेड रिलेटेड एनालिसिस ऑफ फाउना एंड फ्लोरा इन कॉमर्स, ट्रैफिक, राइट। तो ये ट्रैफिक एक क्या है? एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक एनजीओ है जिसका काम है लीगल एज वेल एज इलीगल ट्रेड जो हो रहा है वाइल्ड लाइफ स्पीसीज का, उसको मॉनिटर करना। कितने वाइल्ड लाइफ क्या वॉल्यूम है, उसके क्या रूट्स है, एक्सपोर्ट कहाँ किया जा रहा है, इन चीज़ों की डिमांड मार्केट में क्यों है, किस पर्पज़ के लिए डिमांड हो रही है, ऐसे कौन से कंट्रीज है जो डिमांड में है, ठीक है। ये हर चीज़ का क्या करेगा? ट्रैक करेगा और इसका रिकॉर्ड रखेगा। और आफ्टर कीपिंग दिस रिकॉर्ड, आफ्टर स्टडिंग ऑल दिस थिंग्स, ट्रैफिक दिस पर्टिकुलर एनजीओ ऑल्सो गिव्स पॉलिसी रिकमेंडेशन टू गवर्नमेंट एज वेल एज अदर इंटरनेशनल एजेंसीज, so that government could use the study conducted by traffic for their policy making. Even internationally ये coordinate भी करता है to crack down on the illegal routes or the organizations which are involved in the trafficking of these wildlife species. Even wildlife species में कौन से species का ज़्यादा exploitation हो रहा है उसके regarding भी हमें information जो है ये provide करता है। जैसे कि पूरे दुनिया में जो आयोरी होता है, आयोरी जो एलिफेंट्स के टस्कर से जो आयोरी हमें मिलता है, उसका बैन के रिगार्डिंग एक मुहिम चलाई थी ट्रैफिक ने। तो ट्रैफिक का उसमें बहुत बड़ा सक्सेस है, बिकॉज ऑफ देयर एडवोकेसी, बिकॉज ऑफ देयर सपोर्ट, बिकॉज ऑफ देयर स्टडी, दे कुड कन्विंस कंट्रीज इंटरनेशनली टू इंटरनेशनली बैन आयोरी ट्रेड, ठीक है। तो ये चीज़ है। अभी हम क्वेश्चन देखते हैं, ट्रैफिक इज अ ब्यूरो अंडर यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंटल प्रोग्राम। ये गलत है, क्योंकि ट्रैफिक एक एनजीओ है जिसको 1976 में इस्टेब्लिश किया गया था बाय IUCN, बाय द कोलैबोरेशन ऑफ IUCN WWF, दोनों ने मिलकर 1976 में ट्रैफिक नाम के एनजीओ को इस्टेब्लिश किया था। किस पर्पज़ के लिए? ये पर्पज़ के लिए जो मैंने ऑलरेडी हाईलाइट किया है, राइट। The mission of traffic is to ensure the trade in wild plants and animals is not a threat to the conservation of nature. That's correct. That's why answer of this question is option B. अब यहाँ दिखा है wild plant and animal, तो wild plant की बात करेंगे, animal की बात करेंगे, जैसे आप आयोरी हो गई, या जो राइनो होता है उसका हॉर्न हो गया, या कुछ मेडिसिनल प्लांट हो सकते हैं, या कुछ टिम्बर हो सकता है। तो हर चीज़ के रिगार्डिंग प्लांट एंड एनिमल में जो वाइल्ड स्पीसीज है जिसका लीगल इलीगल जो भी हो रहा है उसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन ये पर्टिकुलर ट्रैफिक ऑर्गेनाइजेशन रखती है, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। इन द कंटेक्स्ट ऑफ पोल्यूशन प्रॉब्लम्स, व्हाट आर द एडवांटेजेस / एडवांटेजेस ऑफ बायो रेमेडिएशन टेक्निक।
बायो रेमेडिएशन टेक्निक मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल करके, माइक्रोब्स का इस्तेमाल करके जो ऑर्गेनिक वेस्ट होता है उसको डिकम्पोज करना। ऑर्गेनिक वेस्ट का मतलब होता है जो डेड टिश्यूज़ है प्लांट एंड एनिमल के, उसको डिकम्पोज करना, राइट। तो इस माइक्रोब में आपका स्मॉल प्लांट्स हो सकते हैं या बैक्टीरिया हो सकते हैं, फंगी, तो ये डिकम्पोज करना है। तो ये नेचुरल प्रोसेस जनरली है, नेचुरली ऐसा होता है। तो इसी नेचुरल प्रोसेस को जब हम इस्तेमाल करते हैं इसके पोल्यूशन को डिग्रेड करने के लिए, डिस्पोज करने के लिए, उसको बोलते हैं बायो रिमेडिएशन। मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल करके जो पोल्यूशन है उसको क्या करना है, हम रिमेडिएशन करना, राइट। इट इज अ टेक्निक फॉर क्लीनिंग अप पोल्यूशन बाय एनहांसिंग द सेम बायोडिग्रेडेशन प्रोसेस दैट ऑकर्स इन दी नेचर। तो दैट्स करेक्ट, ये नेचर में रियल में ऐसा होता है। एनी कंटेनमेंट विद हेवी मेटल सच एज कैडमियम लीड कैन बी रेडिली एंड कंप्लीटली ट्रीटेड बाय बायो रेमेडिएशन यूजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो ये गलत है, क्योंकि कंप्लीटली एंड रेडिली दीज आर द कीवर्ड्स। क्योंकि जो हेवी मेटल्स होते हैं जैसे लीड हो गया आपका, या कैडमियम या मर्क्यूरी, तो इसको आप कंप्लीटली माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल करके डिग्रेड नहीं कर पाओगे। डेफिनेटली माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल करके इसके टॉक्सिक नेचर को आप कम कर सकते हैं, या इसको आप एब्सॉर्ब कर सकते हैं टू सम अदर एलिमेंट सो दैट उसका पोल्यूशन ना हो, राइट। या इसको आप एक्यूमुलेट कर सकते हो किसी एलिमेंट के साथ सो दैट ये स्प्रेड ना हो, ऐसा कुछ कर सकते हो, लेकिन कंप्लीटली इसको ट्रीट नहीं कर सकते हो। दैट्स वाई सेकंड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। The third statement is genetic engineering can be used to create microorganisms specifically designed for bioremediation. Definitely that's correct, हम microorganism को genetically modify कर सकते हैं। That's why इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी, that is फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट। तो आप यहाँ देख सकते हो सेकंड स्टेटमेंट हमने एलिमिनेट क्यों किया, क्योंकि दिस इज अ ऑड मैन आउट स्टेटमेंट, बिकॉज यहाँ कंप्लीटली लिखा है, रेडिली लिखा है, एंड इट्स अबाउट हेवी मेटल्स। हेवी मेटल्स आर नॉट इजिली डिग्रेडेबल। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ड्यू टू सम रीजंस if there is a huge fall in the population of species of butterflies, what could be its likely consequences or consequence? तो butterfly आप जानते होंगे, they are always mobile, they are jumping from one flower to another flower, one plant to another plant, and in that process what they do, they carry along pollen grains of these species from one plant to another plant, one flower to another flower। ठीक है, ये बट और pollen grain जब ये मोबिलाइज हो जाएंगे तो इट विल कॉज ग्रोथ ऑफ दैट पर्टिकुलर प्लांट और फ्लावर स्पेसीज इन अ डिफरेंट लोकेशन, राइट। तो ये काम आपका बटरफ्लाई करता है। अदर पॉलिनेटर क्या होते हैं, बटरफ्लाई इज ऑल्सो पॉलिनेटर, बैट इज ऑल्सो पॉलिनेटर, बीज इज ऑल्सो पॉलिनेटर, या आपका जो ड्रैगन फ्लाई होता है दैट इज ऑल्सो पॉलिनेटर। तो ये पॉलिनेटर होते हैं। तो हम स्टेटमेंट देखते हैं, पॉलिनेशन ऑफ सम प्लांट्स कुड बी एडवर्सली अफेक्टेड। दैट्स डेफिनेटली करेक्ट, क्योंकि पॉलिनेशन करने में, पोलन ग्रेन के ट्रांसफर करने में बटरफ्लाइज का बहुत बड़ा रोल होता है। अगर बटरफ्लाई की क्वांटिटी कम हो जाएगी तो डेफिनेटली पोलन ग्रेन का ट्रांसमिशन या ट्रांसफर फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन शायद नहीं होगा। दैट्स वाई फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट स्टेटमेंट। सेकंड स्टेटमेंट है, देयर कुड बी ड्रास्टिक इंक्रीज इन दी फंगल इन्फेक्शंस ऑफ सम कल्टिवेटेड प्लांट्स। ये इलॉजिकल स्टेटमेंट है, इसका बटरफ्लाई के साथ कोई रिलेशन नहीं है। थर्ड देखते हैं, इट कुड लीड टू फॉल इन द पॉपुलेशन ऑफ सम स्पीसीज ऑफ वास्प, स्पाइडर्स एंड बर्ड्स। दैट्स करेक्ट, क्योंकि कुछ बर्ड्स होते हैं, कुछ स्पाइडर्स होते हैं, दे ईट बटरफ्लाइज। अगर बटरफ्लाई की क्वांटिटी कम होगी या प्लांट की क्वांटिटी कम होगी तो डेफिनेटली इन दोनों के ऊपर डिपेंडेंट है, जो बर्ड्स है या स्पाइडर्स है उसकी भी क्वांटिटी कम होगी। दैट्स वाई इट कुड लीड, मतलब पॉसिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है इनके पॉपुलेशन में कम होने की। दैट्स वाई थर्ड स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। दैट्स वाई आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 1 and 3, दैट इज ऑप्शन सी। आप क्वेश्चन को रीड कर सकते हो। इट इज़ पॉसिबल to produce algae based biofuels, but what are the likely limitation of developing countries in promote the developing countries की बात हो रही है, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि algae क्या होता है। algae क्या होता है, एक मैक्रोस्कोपिक प्लांट स्पीसीज होते हैं। मैक्रोस्कोपिक प्लांट्स, दे आर माइक्रो एज वेल एज मैक्रो। अगर माइक्रो की बात करेंगे तो कुछ स्पीसीज आपने सुना होगा, जैसे स्पिरुलिना, और माइक्रो में आता है सीवीड। दीज आर द प्लांट स्पीसीज, दैट्स वाई दे यूज सोलर एनर्जी का इस्तेमाल करेंगे, CO2 का इस्तेमाल करेंगे, न्यूट्रिएंट का इस्तेमाल करेंगे, एज वेल एज वाटर का इस्तेमाल करेंगे टू प्रोड्यूस बायोमास। तो इस बायोमास का इस्तेमाल करके हम गैस प्रोड्यूस कर सकते हैं, ऑयल प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है, या फिर हम इथेनॉल प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं, बायोफ्यूल बोलते हैं। दिस इज बायोफ्यूल, राइट। और जो अलगी से जो बायोमास प्रोड्यूस होता है वो 30 to
100 टाइम्स इसका यील्ड ज़्यादा होता है। मतलब 1 एकड़ में आप जितना क्रॉप ग्रो कर रहे हो, उसी 1 एकड़ में अगर आप अलगी ग्रो करोगे तो 30 से 100 टाइम्स इसका यील्ड ज़्यादा होता है, यील्ड। ऐसे कुछ अलगी के स्पीसीज होते हैं जो कुछ ही घंटों में उसके प्रोडक्शन को डबल कर देते हैं, ठीक है। थर्ड, अलगी जो है एटमॉस्फेयर का कार्बन डाइऑक्साइड अब्सॉर्ब कर रहा है, तो आपका ग्रीन हाउस गैसेस भी एटमॉस्फेयर में कम होगा। तो इसके मल्टी फैसेटेड बेनिफिट्स आपको अलगी बेस्ड बायोफ्यूल्स के मिलेंगे, राइट। तो उस कंटेक्स्ट में हम इस स्टेटमेंट को अभी रीड करते हैं। प्रोडक्शन ऑफ अलगी बेस्ड बायोफ्यूल्स इज पॉसिबल इन सीज ओनली। तो ये गलत है, सिर्फ सीज में जरूरत नहीं। अगर आपको कोई वेस्टलैंड है जहां आप क्रॉप ग्रो नहीं कर रहे हो बिकॉज ऑफ पुअर फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल, तो इस वेस्टलैंड में आप क्या करो, वेस्ट वाटर डालो, सलाइन वाटर डालो, जो भी वाटर है वहाँ डालो और अलगी को ग्रो करो। यहाँ अलगी आपका ग्रो करेगा, या लेक्स में ग्रो कराओ, या आपका वेस्ट लैंड है उसमें ग्रो कराओ। तो जरूरी नहीं है कि सी में ही ग्रो करेगा, ये सलाइन वाटर रहे, लैंड रहे, वेस्ट वाटर रहे, कहाँ भी ग्रो करेगा। दिस इज दी पोटेंशियल ऑफ अलगी। सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं, सेटिंग अप एंड इंजीनियरिंग अलगी बेस्ड बायोफ्यूल प्रोडक्शन रिक्वायर्स हाई लेवल ऑफ एक्सपर्टीज टेक्नोलॉजी अंटिल द कंस्ट्रक्शन इज कंप्लीटेड। दैट्स करेक्ट, क्योंकि डेवलपिंग कंट्रीज का यही इशू होता है, टेक्नोलॉजी का इशू होता है। क्योंकि ये जो टेक्नोलॉजी है प्री कमर्शियल स्टेज में, अभी तक अच्छे से इसको हार्नेस नहीं किया गया है। कोई प्रॉपर ब्रॉड लेवल का कोई कमर्शियल एक प्रॉफिट मॉडल अलगी बेस्ड फ्यूल का नहीं है। दैट्स वाई इसमें टेक्नोलॉजी की भी जरूरत रहेगी, पैसों की भी जरूरत रहेगी, विच इज द लिमिटेशन फॉर दी डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया एंड अदर लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज। थर्ड है, इकोनॉमिकली वायबल प्रोडक्शन नेसेसिटेज द सेटिंग अप लार्ज स्केल फैसिलिटीज विच में इकोलॉजिकल एंड सोशल कंसर्न्स। डेफिनेटली इकोलॉजिकल एंड सोशल कंसर्न्स क्यों हो सकते हैं, क्योंकि हमें लार्ज स्केल पे ग्रो करना है। तो लार्ज स्केल पे ग्रो करने के लिए हमें कुछ डिस्प्लेसमेंट शायद हो सकता है कुछ लोगों का, या जो पास्चर लैंड है जिसमें एनिमल्स की पास्चरिंग होती थी शायद उसको भी हमें लेना पड़ेगा। तो इकोलॉजिकल एंड सोशल कंसर्न हो सकते हैं। दैट्स वाई इस क्वेश्चन का आंसर है 1 इज इनकरेक्ट, दैट्स वाई सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट आर करेक्ट। ये दोनों क्या है, लिमिटेशन है। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन द कंटेक्स्ट ऑफ मिटिगेटिंग द इम्पेंडिंग ग्लोबल वार्मिंग ड्यू टू एंथ्रोपोजेनिक इमिशंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी पोटेंशियल साइड्स ऑफ कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन। कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन का मतलब होता है, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन एक प्रोसेस है, इस प्रोसेस से CO2 को कैप्चर किया जाता है और कैप्चर करने के बाद इसको स्टोर किया जाता है। जब इसको आप स्टोर करेंगे, इसका मतलब जो एटमॉस्फेयर में कार्बन था इसको आपने कैप्चर किया और इसको आपने स्टोर किया। जब स्टोर करोगे तो एटमॉस्फेयर का CO2 कम होगा, इसकी वजह से जो ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल ग्रीन हाउस गैसेस कम हो जाएंगे, इसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग आपकी क्या होगी, कम हो जाएगी। तो स्टोर कहाँ करेंगे हम, आप कोल, जो जहाँ से हमने कोल माइनिंग किया है उस वहाँ जो भी माइंस बने हैं उस माइंस में आप इस CO2 को स्टोर कर दो, ये कर सकते हो। दैट्स द फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। डिप्लीटेड ऑयल एंड गैस रिजर्व, डेफिनेटली यहाँ भी कर सकते हो। जो ऑयल रिजर्व है, गैस रिजर्व है, जहाँ से हमने ऑलरेडी गैस एंड ऑयल निकाल लिया है, वहाँ भी आप CO2 को स्टोर कर सकते हो। तब टेरेनियन डीप सलीन फॉर्मेशन, डेफिनेटली आप ओशन में या सलीन रीजन में जहाँ आपने जो भी रिसोर्सेस है उसका इस्तेमाल किया है, वहाँ भी आप CO2 को स्टोर कर सकते हो। तो दीज आर द 3 वेज ऑफ कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन। अगर ये करेंगे तो ये बेनिफिट आपको हो सकता है, राइट। दैट्स वाई ऑल ऑफ द गिवन स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अकॉर्डिंग टू द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स कांट बी हंटेड बाय एनी पर्सन एक्सेप्ट अंडर सम प्रोविजंस बाय द लॉ। डेफिनेटली इस लॉ में ही कुछ प्रोविजंस रहेंगे। एज पर दैट प्रोविजन, अगर कोई वाइल्ड स्पेसीज अगर थ्रेट हो जाता है टू द ह्यूमन बींग्स बिकॉज ऑफ डिसीज़ की वजह से ये थ्रेट हो सकता है, डिसीज़ हो चुका है उसको, उसके वजह से शायद अदर जो स्पेसीज है इस पर्टिकुलर स्पेसीज के अदर जो इंडिविजुअल्स है उनको इन्फेक्शन हो सकता है। उस सिचुएशन में आप इस पर्टिकुलर एनिमल को मार सकते हो, या ह्यूमन बीइंग को थ्रेट हो जाए, जैसे कि कोई टाइगर है जो मैन ईटर हो चुका है, उस समय आप इसको मार सकते हो। या डिसीज़ हो चुका है उसको, मतलब डिसीज़ हो गया तो दूसरे इंडिविजुअल को बचाने के लिए मारना पड़ेगा, या ये मैन ईटर हो चुका है तो मारना पड़ेगा। तो लेकिन ये दोनों कंडीशन साइंटिफिकली या ऑब्जेक्टिवली एविडेंस बेस्ड मिलने के बाद ही जो वाइल्ड लाइफ वार्डन रहेगा, वाइल्ड लाइफ वार्डन या जो भी अथॉरिटीज़ रहेंगे वो जब अप्रूव करेंगे तभी इनको आप मार सकते हो, ठीक है। तो ये इनको ऐसा हम डायरेक्टली मार नहीं सकते, ये कंडीशन मीट करेंगे तभी मार सकते हैं। क्यों ऐसे, क्योंकि घड़ियाल इज अ क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पेसीज, वाइल्ड लाइफ एस इज एंडेंजर्ड स्पेसीज एंड वाइल्ड बफेलो इज ऑल्सो एंडेंजर्ड स्पेसीज। तो इनको हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रोटेक्शन दिया गया है, हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रोटेक्शन दिया गया है बाय वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। दैट्स वाई आंसर इज ऑप्शन डी। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विथ रेफरेंस टू ग्लोबल क्लाइमेट चेंज अलायंस विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स आर करेक्ट। इट इज़ इनिशिएटिव ऑफ यूरोपियन यूनियन, दैट्स करेक्ट, क्योंकि GCCA को फर्स्ट ऑफ ऑल 2007 में इस्टेब्लिश किया था बाय द यूरोपियन यूनियन। इसका पर्पस था जो लीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज़ है एज वेल एज जो आइलैंड कंट्रीज़ है, ऐसे कंट्रीज़ को क्या करना,
टेक्निकल एज वेल एज फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करो, या पॉलिसी एडवाइस दो, या उनका जो स्टाफ है उनके कैपेसिटी बिल्डिंग में उनकी मदद करो। किस पर्पज़ के लिए? क्लाइमेट चेंज के रिगार्डिंग इनिशिएटिव लेने के लिए। अब इनिशिएटिव अडाप्टेशन के रिगार्डिंग हो सकता है, या ग्लोबल ग्रीन हाउस गैसेस का इमिशन को मिटिगेशन करना है। इस पर्पज़ के लिए यूरोपियन यूनियन थ्रू दिस पर्टिकुलर अलायंस लीस्ट डेवलप कंट्रीज एज वेल एज आइलैंड नेशन कंट्रीज को इस फॉर्म में मदद करेंगे। दैट्स फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। लेकिन 2015 में इसमें अमेंडमेंट किया जाता है और ये बनता है GCCA+। पहले सिर्फ लीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज एंड आइलैंड कंट्रीज थे, अभी क्या रहेंगे? मिडिल इनकम कंट्रीज जैसे इंडिया एंड अदर डेवलपिंग कंट्रीज भी रहेंगे। पर्पस सेम रहेगा। इट प्रोवाइड्स टेक्निकल एंड फाइनेंशियल सपोर्ट टू टारगेटेड डेवलपिंग कंट्रीज टू इंटीग्रेट क्लाइमेट चेंज इनटू देयर डेवलपमेंट पॉलिसीज एंड स्ट्रेटजीज। दैट्स करेक्ट। इट इज कोऑर्डिनेटेड बाय वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट एंड वर्ल्ड बिजनेस काउंसिल फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये गलत है, तो इसका आंसर क्या आता है? ए इज द आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। अभी हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50। अब आप यहाँ रीड कर सकते हो। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इन इंडिया हिमालयाज आर स्प्रेड ओवर 5 स्टेट्स ओनली। तो जब ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप विजुअलाइज कीजिए कि ऐसे कौन से, अगर 5 स्टेट्स बोल रहा है तो कौन से स्टेट्स है। एक भी अगर एक्सेप्शन दिखेगा आपको तो आप इसको एलिमिनेट या इसको आप चूज कर सकते हो। अगर आप काउंट करेंगे तो हिमालयाज आपको हिमाचल प्रदेश में भी दिखेंगे, देन उत्तराखंड में भी हिमालयाज है, प्लस जम्मू एंड कश्मीर जो स्टेट था उस समय ये क्वेश्चन बनाया गया था तो उस समय ये भी स्टेट था। फिर बाद में सिक्किम में भी हिमालयाज है, वेस्ट बंगाल का कुछ पोर्शन हिमालयाज में आता है, देन आसाम का भी कुछ पोर्शन हिमालयाज में आता है, देन अरुणाचल प्रदेश, देन योर नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, मेघालय। तो मेघालय ठीक है। अगर आप देखेंगे तो डेफिनेटली इट्स मोर देन 5 स्टेट्स, राइट। दैट्स फर्स्ट स्टेटमेंट क्या इनकरेक्ट है। वेस्टर्न घाट्स आर स्प्रेड ओवर 5 स्टेट्स ओनली। तो आप यहाँ काउंट कीजिए, गुजरात में वेस्टर्न घाट है, फिर गोवा में वेस्टर्न घाट है, महाराष्ट्र में वेस्टर्न घाट है, कर्नाटका में है, तमिलनाडु में है, एज वेल एज केरला में है। अगर काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 एंड 6, तो 6 स्टेट्स में। दैट्स वाई सेकंड भी इनकरेक्ट है, ये भी गलत है क्योंकि 11 मोर देन 5 स्टेट्स में आपको हिमालय दिखेगा। पुलकित लेक इज स्प्रेड ओवर 2 स्टेट्स ओनली। यस दैट्स करेक्ट। आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु दोनों के बीच में आपको क्या मिलेगा? पुलकित लेक मिलेगा। दैट्स आंसर इज ऑप्शन बी फॉर बॉम्बे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड इज स्टैंडर्ड। जब आप पोल्यूशन टॉपिक पढ़ोगे यू विल कम अक्रॉस सर्टन पैरामीटर्स टू फाइंड आउट पोल्यूशन लेवल ऑफ वाटर और द रिवर। वाटर के पोल्यूशन लेवल को फाइंड आउट करने के लिए कुछ पैरामीटर का इस्तेमाल किया जाता है, उसको बोलते हैं बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ये मेन 2 चीज़ें इस्तेमाल करते हैं विद रिस्पेक्ट टू प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इन दी वाटर। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या होता है? जो ऑक्सीजन का इस्तेमाल करने वाले जो माइक्रोब्स है, ऑक्सीजन का इस्तेमाल करने वाले माइक्रोब्स, उसको बोलते हैं बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। बायोलॉजिकली माइक्रोब आपको ऑक्सीजन चाहिए डिकम्पोजिशन करने के लिए, और जो ऑक्सीजन के एब्सेंस में डिकम्पोजिशन करते हैं उसको बोलते हैं केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, राइट। तो इसका आंसर क्या रहेगा? पोल्यूशन ऐसे इन एक्वेटिक इकोसिस्टम। दैट्स करेक्ट। पोल्यूशन ऐसे इन एक्वेटिक इकोसिस्टम में पोल्यूशन लेवल को फाइंड आउट करने के लिए बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड इज अ स्टैंडर्ड क्राइटेरिया। अगर बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बहुत ज़्यादा है मतलब वहाँ माइक्रो ऑर्गेनिज्म की क्वांटिटी ज़्यादा है एंड दे आर डिकम्पोजिशन हो रहा है एट फास्ट रेट। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड ज़्यादा है मतलब ऑक्सीजन की क्वांटिटी कम होती जा रही है क्योंकि ऑर्गेनिज्म, वहाँ के जो ऑर्गेनिज्म है डिकम्पोजिशन करने वाले वो काफ़ी ज़्यादा है। तो ऑर्गेनिज्म काफ़ी ज़्यादा कब रहेंगे? जब वेस्ट उसमें ज़्यादा रहेगा। ऑर्गेनिक वेस्ट जब ज़्यादा रहेगा तभी ऑर्गेनिजम्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ज़्यादा रहेंगे। माइक्रो ऑर्गेनिज्म ज़्यादा रहेंगे तभी ऑक्सीजन की क्वांटिटी कम होगी। तो धीरे धीरे ये जो एक्वेटिक, जब ऑक्सीजन की क्वांटिटी कम हो जाएगी तो एक्वेटिक इकोसिस्टम में जो अदर स्पीशीज जैसे फिश है वो सफोकेशन से मर जाएंगे। ठीक है। तो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ज़्यादा है मतलब वहाँ वेस्ट ज़्यादा है, इसकी वजह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म ज़्यादा है, इसकी वजह से डिकम्पोजिशन ज़्यादा है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन की कमतरता हो रही है एंड इट विल अफेक्ट अदर मरीन और अदर एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स विच आर देयर इन दैट पर्टिकुलर इकोसिस्टम, राइट। तो आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन एज वेल एज द कंसेप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 60। विथ रेफरेंस टू यूनाइटेड नेशंस हैबिटेट in the United Nations program working towards a better urban future, which of the statements are correct? UN Habitat has been mandated by the United Nations General Assembly to promote socially and environmentally sustainable towns and cities to provide adequate shelter for all. Yes, that's correct. United Nations General Assembly का UN Habitat का एक इनिशिएटिव है, इसका पर्पज़ है सबके लिए एक शेल्टर मिले, टाउन, सस्टेनेबल टाउन्स की बात होती है एज वेल एज सिटीज़ फॉर
ऑल, फॉर ऑल, ठीक है। इट पार्टनर्स आर आइदर गवर्नमेंट और अथॉरिटीज ओनली, ये गलत है, क्योंकि यहाँ गवर्नमेंट हो सकता है, इंटरनेशनल बॉडी हो सकती है, या कोई सिविल सोसाइटी हो सकती है, या कोई कंपनी हो सकती है, ठीक है। तो सिर्फ ये ओनली है, इसकी वजह से गलत हो जाता है। यूएन हैबिटेट कंट्रीब्यूट्स टू दी ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ यूनाइटेड नेशन सिस्टम टू रिड्यूस पॉवर्टी, एंड डेफिनेटली पॉवर्टी की रिगार्डिंग बात करता है। तो आंसर क्या है, 1 and 3 कहाँ मिलेगा, बी, बी इज द ऑप्शन, बी फॉर बॉम्बे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, क्लाइमेट एंड क्लीन एयर सोल्यूशन और कोलेशन टू रिड्यूस द शॉर्ट लिव्ड क्लाइमेट पोल्यूटेंट्स इज अ यूनिक इनिशिएटिव ऑफ G20 ग्रुपिंग। तो ये गलत है। ये इनिशिएटिव किसका है, यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम प्लस यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका प्लस बांग्लादेश प्लस घाना, मेक्सिको, कनाडा एज वेल एज स्वीडन, इन लोगों ने मिलके और इस ग्रुपिंग में मिलके 2012 में इसको लॉन्च किया गया था। उसको बोलते हैं क्लाइमेट एंड क्लीन एयर कोलेशन। तो ये गलत है। द CCAC फोकसेस ऑन मीथेन, ब्लैक कार्बन एंड हाइड्रोकार्बन, दैट्स करेक्ट। शॉर्ट लिव्ड पोल्यूटेंट्स मतलब ऐसे पोल्यूटेंट्स जो ज़्यादा समय के लिए इन्वायरमेंट में नहीं होते, लेकिन दे आर रिस्पॉन्सिबल ऑफ फॉर 45% ऑफ जो ग्लोबल वार्मिंग जो करंटली हम देखते हैं, उसमें 45% कंट्रीब्यूशन ये शॉर्ट लिव्ड क्लाइमेट पोल्यूटेंट्स का है। इसको हमें एलिमिनेट करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट टू एड्रेस इशू ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, इफ़ यू वांट टू सी घड़ियाल्स। ये क्वेश्चन हमने ऑलरेडी इसी एग्जाम में, इसी साल में हमने देखा था घड़ियाल की रिगार्डिंग। घड़ियाल इन द नेचुरल हैबिटेट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट प्लेस टू विजिट। तो घड़ियाल की बात करेंगे तो घड़ियाल के लिए क्या चाहिए होता है, डीप वाटर की ज़रूरत है, फ्लोइंग वाटर चाहिए, और जो रिवर का बैंक है वो सैंडी होना चाहिए, और फिश भी होनी चाहिए उसमें, क्योंकि फिश इट है। तो ये 4 कंडीशन मीट करेंगे तब घड़ियाल एग्जिस्ट करता है नेचुरली। और घड़ियाल का स्टेटस तो आप जानते हो, IUCN स्टेटस, जो हमने आज के ही सेशन में देखा है, इसका स्टेटस है क्रिटिकली एंडेंजर्ड। तो भितरकनिका मैंग्रोव में ये कंडीशन आपको नहीं मिलेंगे, ठीक है। पुलिकेट लेक में नहीं है, डिपर बोल में नहीं है, तो इसका आंसर है चंबल रिवर। चंबल रिवर में क्या है, मध्य प्रदेश से ये रिवर निकलती है, मध्य प्रदेश से राजस्थान जाती है, फिर राजस्थान से घूम के यूपी में जाती है, और बाद में यमुना रिवर को क्या करती है, मीट करती है, क्योंकि दिस इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना रिवर। तो यहाँ फ्लोइंग वाटर भी है, डीप वाटर भी है, सैंडी बैंक भी है, फिश भी अवेलेबल है। दैट्स वाई आंसर इज ऑप्शन बी, बी फॉर बॉम्बे। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रैक्टिसेस कैन हेल्प इन दी वाटर कंजर्वेशन इन दी एग्रीकल्चर। देखते हैं, रिड्यूस्ड और जीरो टिलेज ऑफ द लैंड, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। अप्लाइंग जिप्सम बिफोर इरिगेटिंग द फील्ड, ऐसा नहीं है, तो दिस इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट। अलाउिंग क्रॉप रेसिड्यू टू रिमेन इन द फील्ड, दैट्स करेक्ट। तो आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज 1 and 3। तो जीरो टिलेज का क्या मतलब होता है कि जो भी क्रॉप आपने हार्वेस्ट किया, जैसे आपने राइस ग्रो किया था आपके क्रॉप लैंड में, उसको आपने हार्वेस्ट कर लिया है, उसके बाद इसका जो भी रेसिड्यू रहेगा तो उसको क्या करना है, उसी लैंड में लेयर बोल के डाल देना है। तो इसका मतलब उस लैंड को हम टीलेज नहीं करेंगे, सॉइल को हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे, ये रेसिड्यू का अपने आप यहाँ डिकम्पोजिशन होता रहेगा, और सॉइल की न्यूट्रिएंट जो पोटेंशियल रहेगा वो बढ़ता जाएगा, राइट। तो ये है। वे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 73। लेट्स रीड द स्टेटमेंट। कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स, कॉमनली यूज्ड कंज्यूम्ड मटेरियल्स एंड अनवांटेड और कंट्रोवर्शियल केमिकल्स लाइक, मतलब ये जो हम मटेरियल कंज्यूम करते हैं उसमें ऐसे कौन से केमिकल होते हैं। फर्स्ट है लिपस्टिक लीड, ये करेक्ट है, लीड डाला जाता है क्योंकि उसमें ग्लॉसीनेस, एक चमक आने के लिए जो है लीड को डाला जाता है, तो ये करेक्ट है। सॉफ्ट ड्रिंक्स ब्रोमिनेटेड वेजिटेबल ऑयल, दैट्स करेक्ट, वेजिटेबल ऑयल को उसमें डाला जाता है। चाइनीज़ फास्ट फूड मोनोसोडियम ग्लूटामेट, ये मोनोसोडियम ग्लूटामेट ये आपका मैगीज में भी होता है, आपके चाउमीन में होता है, ठीक है, या मोमोज जो आप खाते हो, ये सब में जो चाइनीज़ जो फूड होता है उसमें टेस्ट को एनहांस करने के लिए या एडिक्शन के लिए इस केमिकल को क्या किया जाए, डाला जाता है। दैट्स व्हाई व्हेनेवर वी पास बाय दिस पर्टिकुलर शॉप्स वी गेट अ वेरी प्लीजेंट स्मेल, और व्हेन वी ईट वी गेट वेरी प्लीजेंट टेस्ट। तो ये मोनोसोडियम ग्लूटामेट की वजह से होता है। दैट्स व्हाई आंसर इज ऑप्शन डी, डी फॉर दिल्ली इज द आंसर। तो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर राइट, ये क्वेश्चन हम देखते हैं। इन इंडिया इफ स्पीसीज ऑफ टॉर्टोइज इज डिक्लेयर्ड प्रोटेक्टेड अंडर शेड्यूल 1 ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, जैसे हमने देखा था वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन जो एक्ट है 1972 का, इसी पेपर में हमने देखा था घड़ियाल के रिगार्डिंग पूछा गया था, ठीक है। तो आप देखते हैं कि अगर शेड्यूल 1 में अगर किसी स्पीसीज को डाला गया है, ठीक है, तो उसके रिगार्डिंग क्या होगा, इट एंजॉयज द सेम लेवल ऑफ प्रोटेक्शन एज द टाइगर, यस डेफिनेटली करेक्ट, क्योंकि टाइगर भी
शेड्यूल 1 में ही आता है, राइट। दैट्स वाई फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 95। Recently, there was a proposal to translocate some of the lions from their natural habitat in Gujarat. To which of the following sites are there? ठीक है, तो इसका आंसर है कूनो पालपुर नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। आपने सुना होगा कि 2019 में आई गेस साउथ अफ्रीका से एज वेल एज नामीबिया से कुछ चीतास को इसी कुनो नेशनल पार्क, पालपुर नेशनल पार्क में क्या किया गया है, उनको इस्टेब्लिश किया गया है, इनको इंट्रोड्यूस किया गया है चीतास को। तो लॉयन को भी यहाँ किया जाए क्योंकि दिस इज़ द ग्रास लैंड। ग्रास लैंड में आपका लॉयन भी एग्जिस्ट करता है, चीता भी एग्जिस्ट करता है, ठीक है। दैट्स आंसर इज ऑप्शन बी फॉर बॉम्बे। दैट्स इट फॉर दिस सेशन। आज हमने 2017 के जितने भी क्वेश्चन थे उसको डिस्कस किया है। ये है पार्ट 8। दो अदर जो पार्ट है 2024 से लेकर 2018 तक जितने भी इन्वायरमेंट के क्वेश्चन आप वहाँ से देख सकते हो। तो थैंक यू फॉर अटेंडिंग द सेशन। नेक्स्ट सेशन में हम डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ 2016 फॉर द इन्वायरमेंट सब्जेक्ट। थैंक यू, हैव अ ग्रेट टाइम।